बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम होगी बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के चयन पर विचार होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश को बताया महत्वपूर्ण पड़ोसी देश। कहा, भारत की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है बांग्लादेश। ढाका पहुंचने पर जयशंकर का हुआ जोरदार तरीके से स्वागत। चाबहार दिवस के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंत्री स्तरीय उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, व्यापार और पारगमन उद्देश्यों के लिए चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए सभी क्षेत्रीय हितधारकों के साथ भारत काम करने के लिए प्रतिबद्ध। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख से ऊपर की आबादी के बेंगलुरु और 10 लाख से कम आबादी के शिमला देश का सबसे अच्छा शहर। राजधानी दिल्ली 13वें नंबर पर। सरकार ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस 2020 किया जारी। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में आईईडी ब्लास्ट धमाके में झारखंड पुलिस के 3 जवान शहीद। पुलिस के 2 जवान गंभीर रूप से घायल। सीआरपीएफ का 1 जवान भी घायल। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी 205 रनों पर सिमटी। अक्षर पटेल ने लिए 4 विकेट। अश्विन ने चटकाए 3 विकेट। बेन स्टोक ने लगाया अर्धशतक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह ढाका पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मेनन ने उनका स्वागत किया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच संबंधों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्र बिंदु है। The significance of our ties with Bangladesh lies in your centrality, Excellency, for our neighborhood first policy and your growing relevance for our Act East policy. We see Bangladesh as a key neighbor and a valued partner not only in South Asia but also in the broader Indo-Pacific region. Every outcome and achievement in our relationship resonates through this region. It is no secret that we cite it to others as an example for emulation. विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत दोनों देशों के बीच संबंधों को विस्तार देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच विश्वासपूर्ण रिश्तों पर भरोसा व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसे सौहार्दपूर्ण हल न किया जा सके। We are working so hard to expand our relationship in all dimensions, ranging from security, trade, transport and connectivity, culture, people-to-people ties, energy, joint development of our shared resources and defense. Our comfort levels are now so high that we have shown that there is no issue that we cannot discuss and resolve through amicable dialogue. It is a matter of satisfaction that despite the COVID pandemic, our interactions and consultations continued unabated. We have done a virtual summit in December last year, a joint consultative commission which 2 of us did in September, meetings of foreign secretaries, power secretaries, home secretaries, police chiefs, BSF, DGB and defense visits. Our commerce, water resources and shipping secretaries are due to meet soon. This demonstrates the commitment of both sides to progress the relationship.
पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर आज दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में उम्मीदवारों की पहली सूची पर मंथन होगा। विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची को मंजूरी दे सकती है। बंगाल और असम में पहले चरण का चुनाव 27 मार्च को होना है। इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष के साथ पश्चिम बंगाल कोर ग्रुप की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर विचार विमर्श हुआ है। पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात की। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले जेपी नड्डा के आवास पर भी बैठक हुई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत पश्चिम बंगाल भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे। और भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक पर क्या है अधिक खबर, इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। राजेश, क्या एक संभावना है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि पहले चरण के जो मतदान होना है असम और पश्चिम बंगाल में, क्या उससे जुड़ी हुई उम्मीदवारों के नाम भी आज बाहर आ सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे के बाद जो है बैठक शुरू होगी और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं वो केंद्रीय चुनाव समिति के पदेन सदस्य होते हैं, तो वो तमाम लोग जो है बैठक में शिरकत करेंगे। और इससे पहले जो जेपी नड्डा के घर पर बंगाल कोर ग्रुप की बैठक हुई है, उस बैठक के मायने यही निकाले जा सकते हैं कि केंद्रीय चुनाव समिति में जिन नामों पर चर्चा होनी है उसके पहले कोर ग्रुप के साथ उन नामों पर विचार कर लिया जाए, उन नामों को हरी झंडी दे दी जाए जिन्हें केंद्रीय चुनाव समिति में रखना हो। यानी 3 नाम जो हैं वो प्रस्तावित किए जाते हैं केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष। उससे पहले तमाम सीटों पर जो है वो खूब माथापच्ची हुई है और बंगाल में चूंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे अपनी जो योजना है उसको फुल प्रूफ तरीके से अमलीजामा पहनाना चाहती है, सरजमी पर उतारना चाहती है, लिहाजा कोई चूक न रह जाए। बूथ स्तर तक से लेकर और मतदान केंद्र से लेकर टिकटों के वितरण और चुनाव प्रचार तक भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चुस्त दुरुस्त तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव में झोंकना चाहती है। लिहाजा होगी कि पहले चरण के लिए जो सूची है वो जरूर जारी कर दी जाए। देखना होगा कि पश्चिम बंगाल, केरल और असम, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ना चाह रही है, तो निश्चित तौर पर केरल के लिए भी सूची आ सकती है, बंगाल और असम के लिए भी पहली सूची प्रकाशित हो सकती है। देखना होगा कि आज क्या कुछ होता है और बैठक कल भी केंद्रीय चुनाव समिति की होनी है। राजेश, क्या हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि जब इतने बृहद स्तर पे तमाम महत्वपूर्ण लोग बीजेपी के जो तय करने वाले लोग हैं बैठेंगे, तो क्या किस प्रकार से प्रचार हो, किन मुद्दों पर फोकस किया जाए, किस प्रकार की एक रणनीति हो इस प्रकार आने वाले इन विधानसभा चुनाव में, क्या इस पर भी एक मंथन देखने को मिल सकता है? देखिए, जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है उन बैठकों में तो सिर्फ और सिर्फ टिकट के बंटवारे पर ही चर्चा होती है, प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा होती है कि योग्य उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा जाए, क्वालिटी वाले जो प्रत्याशी हैं उनको मौका दिया जाए, पढ़े लिखे लोगों को मौका दिया जाए और जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता लगातार अपना सब कुछ झोंकते हैं, पूरे साल भर जो काम करते हैं, बीजेपी निश्चित तौर पर चाहती है कि उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाए जो पार्टी के लिए अपना तन मन धन जो है वो अर्पित करते हैं, सालों भर पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और साफ सुथरी छवि, कोई दागदार छवि का व्यक्ति टिकट ना पा जाए, इसकी भी पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से होती है। तो केंद्रीय चुनाव समिति में टिकटों के वितरण को लेकर ही चर्चा होगी, लेकिन इसके पहले भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर लगातार चलता है जिस पर संगठन को चुस्त दुरुस्त करने और तैयारियों को अमलीजामा पहनाने के लिए और प्रचार तंत्र को कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए अलग से चर्चा होती है। बहरहाल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 6 बजे जब शुरू होगी तो टिकटों के बंटवारे को लेकर उस पर जोरदार चर्चा होने के आसार हैं। जी राजेश, हमने देखा कि पार्टी विद अ डिफरेंस के साथ में बीजेपी कई बार एक सरप्राइजिंग एलिमेंट्स के साथ में आई है, खासतौर से तब जब एक जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोगों को मौका देने के लिहाज से और टिकट देने के लिहाज से। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो अब मंथन होगा इसमें क्या एक आधार होता है, क्या एक क्राइटेरिया होता है जिसके तहत अंतिम मोहर लगती है किसी व्यक्ति के नाम पर जब उसको टिकट दी जाती है?
अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूंकि दुनिया की नंबर 1 पार्टी है कार्यकर्ताओं के मामले में, 10 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार्टी पहले ही पार कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है। लिहाजा कार्यकर्ताओं को एकोमोडेट करने के लिए बीजेपी की तरफ से निश्चित तौर पर कोशिशें होती रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, वैसा कार्यकर्ता जो सालों भर पार्टी के लिए मशक्कत करता हो, बूथ स्तर, पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर पर उसकी गतिविधियां पार्टी के लिए रहती हो, उनको जरूर तवज्जो दी जाती है। केरल और पश्चिम बंगाल की बात करें तो दोनों राज्यों में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो हिंसा के शिकार हुए हैं। वैसे परिवारों, जो हिंसा से पीड़ित परिवार रहे हैं, वो दोनों राज्यों में जो वहां की सरकारें रही हैं, उन सरकारों के कार्यकर्ताओं के द्वारा कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता उत्पीड़ित, पीड़ित होते रहे हैं। तो जो ऐसा माना जा सकता है कि जो कार्यकर्ता हिंसा के शिकार हुए हैं या जो जिनके परिवार को कहीं ना कहीं हानि हुई है, पार्टी निश्चित तौर पर चाहेगी कि उन कार्यकर्ताओं के जख्म पर मरहम लगाएं और उनको कहीं ना कहीं संगठन में और टिकटों के वितरण में जगह दी जाए। ये पार्टी का अतीत भी रहा है इस तरीके का। इसके अलावा जो पढ़े लिखे लोग, क्वालिटी वाले जो लोग हैं, ज्ञान की सत्ता पर कब्जा करने वाले जो लोग हैं, ऐसे युवाओं को बड़ी तादाद में पार्टी टिकट दे सकती है। और ऐसा होता रहा है कि बीजेपी 10 साल आगे की जो सियासत है उसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर देती है। लिहाजा सेकंड और थर्ड लीडरशिप कैसे पैदा हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम राज्यों में देखा जाता है कि युवा मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट करना, युवाओं को विधायक का टिकट देना, सांसद बनाना। और तेजस्वी सूर्या जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक बड़ा उदाहरण है कि पहली मर्तबा वो बेंगलोर से चुनाव जीत कर आए और उन्हें युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया। शुक्रिया राजेश, फिलहाल इस बातचीत के लिए आप रखिए इस महत्वपूर्ण बैठक पर नजर। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया। फिलहाल आपका आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू कराते हैं। भारत आज चाबहार दिवस मना रहा है। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंत्री स्तरीय उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। एस जयशंकर ने कहा है कि आज की घटना हमारे क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाने और चाबहार के माध्यम से मध्य एशियाई देशों में समुद्र तक पहुंच प्रदान करने के लिए सभी क्षेत्रीय हितधारकों के साथ मिलकर काम करने की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस वर्चुअल आयोजन में अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। Today's event reflects India's strong commitment to work together with all regional stakeholders to enhance connectivity in our region and to provide unhindered access to the sea to landlocked Central Asian countries through Chabahar. Today's event also commemorates 5 years of the signing of the tripartite agreement on the establishment of a trilateral transport and transit corridor. वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि चाबहार पोर्ट न केवल क्षेत्र के लिए एक वाणिज्यिक पारगमन केंद्र के रूप में उभरा है, बल्कि मानवीय सहायता के वितरण की सुविधा में भी, खासकर कोरोना महामारी के दौरान पोर्ट अफगानिस्तान के लोगों को शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता का हिस्सा रहा है। The Chabahar port has not only emerged as a commercial transit hub for the region, but also facilitated the delivery of humanitarian assistance, especially during the COVID-19 pandemic. The port is part of our shared commitment towards peace, stability and prosperity of the people of Afghanistan. भारत में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग के मामले में बेंगलुरु नंबर 1 पर है, यानी टॉप पर है। वहीं बेंगलुरु के अलावा पुणे और अहमदाबाद जैसे शहर भी इस लिस्ट में टॉप पर है। शहरी विकास मंत्रालय की ओर से तैयार ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में ये बात सामने आई है। 10 लाख से कम की आबादी वाले शहरों की बात करें तो इसमें शिमला पहले स्थान पर है और बिहार का मुजफ्फरपुर आखिरी नंबर पर आता है। Under the Smart Cities project, the fact that you have more than 50 command and control centers operational, the choice is not between a smart city and a not so smart city. That's not the choice. The choice is between smart city and decay. Either you smartify a city or the city is going to stagnate and go into decay. A smart city is about urban rejuvenation. A smart city is about governance. It is about accountability. It is about ease of living.
दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य पर केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से दिल्ली वासियों को प्रदूषण और ट्रैफिक से राहत मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 4 लेन बनाए जाएंगे, जिसमें टनल, अंडरपास, सड़क, एलिवेटेड फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। तो दिल्ली के आसपास ये पूरे ट्रैफिक जाम को और एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमने अनेक प्रोजेक्ट साथ में लिए हैं। उसमें से द्वारका एक्सप्रेस हाईवे ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये जो 4 पैकेजेस है वो 29 किलोमीटर के हैं। इसमें ये 8 लेन मेन एक्सप्रेस हाईवे है और इसको 6 लेन एक टनल भी इसके साथ है और 6 लेन, 8 लेन जो है वो ऊपर में और 6 लेन नीचे में है। नितिन गडकरी ने कहा है कि हमने दिल्ली में पहले भी प्रदूषण और ट्रैफिक को दूर करने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया था। ये ईस्टर्न पेरिफेरल रोड हमने पूरा किया है, जिसमें हमने 12,000 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं और जो वेस्टर्न पेरिफेरल है वो हरियाणा सरकार ने किया है, वो 7,000 करोड़ है। सिर्फ 19,000 करोड़ दिल्ली के लिए रिंग रोड बना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए दिल्ली में जो बाहर से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल से जो ट्रैफिक आता था वो अभी दिल्ली के बाहर जा रहा है। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। कांग्रेस पार्टी के द्वारा वैक्सीन पर सवाल उठाने पर भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने वैक्सीन पर कई सवाल उठाकर लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की है, लेकिन लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने इस वैक्सीन, कोवैक्सीन पे सवाल उठाए थे। ट्रायल 3 स्टेज अभी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने ये नहीं देखा कि विश्व में क्या प्रोटोकॉल चल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कह रहा है। यहां तक कह दिया गया कि बीजेपी का टीका, ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टीज इस देश में है, दुर्भाग्य की बात है कि जो राष्ट्र का टीका आविष्कार किया गया उसको बीजेपी का टीका बता दिया गया। लेकिन आज गर्व की बात है कि 10 लाख से ज्यादा डोजेस जो है कोवैक्सीन की दी जा चुकी हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है जो संवैधानिक तरीके से अपना काम करती है। हमारे देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है जो निष्पक्ष है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है। और जो इलेक्शन कंडक्ट कराने की बात आती है, उसकी सुपरिटेंडेंस की बात आती है, तो इस तरह की हल्की टिप्पणियां हमारे लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में 8 दौर के मतदान होंगे, ये तय करने का क्षेत्र अधिकार केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है। इलेक्शन जीत जाओ तो ईवीएम के बल्ले बल्ले, अगर हार जाओ तो ईवीएम खराब। ये दोहरा चरित्र, ये झूठ की राजनीति आखिर कब तक करोगे? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने IIT तिरुपति के 6ठे संस्थान दिवस समारोह को आज संबोधित किया है। उन्होंने IIT के शिक्षकों और छात्रों से भी संवाद किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने IIT तिरुपति के परिसर में लगी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उपराष्ट्रपति ने परिसर में पौधारोपण भी किया।
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है। वहां पर एक आईईडी ब्लास्ट में सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए हैं। 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आईईडी विस्फोट की सूचना मिलते ही जिला मुख्यालय चाईबासा से सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सीआरपीएफ 60 बटालियन के कमांडेंट घटनास्थल पर पहुंच गए। और बात कोरोना वैक्सीन लगवाने की। देश भर में अब तक 1 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। बीते 24 घंटे में 10 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। 67,90,808 हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली खुराक और 28,72,725 हेल्थ वर्कर्स को दूसरी डोज दी गई है। 58,03,856 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली डोज और 4,202 को दूसरी डोज भी दी गई है। 60 साल से ज्यादा के उम्र के 10,698 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, तो वहीं 45 से 60 साल की उम्र के बीच के 1,43,759 कोमॉर्बिड लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है। इंग्लैंड को भारत से एस्ट्राजेनेका कोविड टीके की 1 करोड़ खुराकें मिलेंगी। इस टीके का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि उनके देश से एस्ट्राजेनेका कोविड टीके की 10 करोड़ खुराकों की मांग की गई है, जिनमें से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1 करोड़ टीकों की आपूर्ति कर रहा है। बांग्लादेश और ब्राजील जैसे निम्न और मध्यम आय वाले देश सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड टीके पर निर्भर हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में भी इस टीके की मांग बढ़ रही है। उधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की अपनी पहली खुराक ली है। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए कहा है कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। उपराज्यपाल ने वैक्सीन बनाने के लिए देश के वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद दिया है। आज जम्मू मेडिकल कॉलेज में मैंने कोविशील्ड वैक्सीन लिया है कोरोना के लिए, और मुझे लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं लगा कि वैक्सीन भी लगी है। और मेरा निवेदन होगा जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों से जो इस श्रेणी में आते हैं कि शीघ्र वैक्सीनेशन लेने का कष्ट करें, और ये पूरी तरह सुरक्षित है। देश के वैज्ञानिकों पर और आविष्कारकर्ताओं पर हम सबको भरोसा है। मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं जिन्होंने भारत को इस मामले में सक्षम बनाया। राजधानी दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन की शुरुआत की है। इसका मकसद देश भर में फूलों की खेती को वैज्ञानिक आधार देने का है, जिससे किसान फूलों की खेती और उसके कारोबार से जुड़ सकें। डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR का एक सामाजिक पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसका मकसद लोगों की ज़रूरत और समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म देना है, जिसके आधार पर CSIR के वैज्ञानिक लोगों को समाधान दे सकेंगे। भारत का वैक्सीन मैत्री अभियान दुनिया भर में कोरोना से जंग लड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। इसी के तहत भारतीय कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख खुराक की पहली खेप आज सुबह कनाडा पहुंच गई। भारत अभी कनाडा को 15 लाख वैक्सीन की खुराकें और देगा। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री मोदी से वैक्सीन का अनुरोध किया था, जिस पर पीएम मोदी ने कनाडा को कोरोना वैक्सीन देने का आश्वासन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि कोरोना के मद्देनजर सभी निजी व सरकारी अस्पताल वरिष्ठ नागरिकों को दाखिल करने को प्राथमिकता दें। वरिष्ठ नागरिकों के कोरोना से प्रभावित होने की ज्यादा आशंका को देखते हुए निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कहा है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को उपचार के लिए प्राथमिकता दी जाए, उन्हें इंतजार न करना पड़े। एक याचिका में बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा की मांग करते हुए अस्पतालों में बुजुर्गों को होने वाली परेशानी व कोरोना से जल्द संक्रमित होने की आशंका का हवाला दिया गया था। इससे पहले 4 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों को ऐसे ही निर्देश जारी किए थे।
सोलापुर से बीजापुर को जोड़ने वाली 4 लेन NH-25 के 25 किलोमीटर के 1 लेन हिस्से को महज 18 घंटे में पूरा कर लिया गया। यह उपलब्धि लिम्का बुक ऑफ ईयर में दर्ज हो गई है। बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर देश भर में चल रहे निर्माण कार्य के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग ने एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है। ये कीर्तिमान 4 लेन सोलापुर बीजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 25 के करीब 25.5 किलोमीटर हिस्से में 1 लेन का निर्माण महज 18 घंटे में करके स्थापित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के इस उपलब्धि को लिम्का बुक ऑफ ईयर में दर्ज किया गया है। 25 तारीख को हम लोग सबने एकजुट होके एक ही टाइम सब काम चालू हुआ था और ये हम लिम्का बुक को लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को हमने ये इंटीमेट किया है कि हम ये करने वाले हैं। अभी तक किसी ने ये काम डिक्लेयर करके नहीं किया है, हम लोग ने डिक्लेयर करके किया है कि हम ये काम करने वाले हैं। किसी ने किया है नहीं किया है मैं नहीं जानता हूँ इस बात का, मगर हम लोग तो काफ़ी मेहनत करके ये काम किया है। गौरतलब है कि 110 किलोमीटर लंबे सोलापुर बीजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन पिछले साल ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था और फिलहाल इस पर काम चल रहा है। इसी साल अक्टूबर तक इसका काम पूरा हो जाने की संभावना है। काम की गति को मिले सम्मान ने जहां विभाग का मनोबल बढ़ाया है, वहीं स्थानीय लोग भी काम की गति से काफी उत्साहित हैं। जो हाईवे का काम हुआ है वो अच्छे तरह से हो गया, इसलिए हमारे यहाँ के जो किसान है उनका सब्जी जो चल रहा है, खेती का उत्पादन है, वो मंडी में ले जाने के लिए अच्छे तरह से काम हो रहा है। और इसके सिवा यहाँ के जो बेरोजगार है उनको काम मिलने के लिए उसका फायदा होने वाला है। राष्ट्रीय राजमार्ग का काम तेज गति से हो रहा है। इसका ढांचा बनाकर पहले ही दे दिया गया था। 2 साल की सीमित अवधि में ही इसे पूरा किया जा रहा है। अभी हाल में 18 घंटे में ही 12.5 किलोमीटर का काम पूरा कर दिया गया है। बहरहाल इस उपलब्धि ने एक बार फिर ठोस बुनियादी ढांचे को लेकर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। सोलापुर से अविनाश तिपाद्री के साथ मुंबई से योगेश कुमार शीतल की रिपोर्ट, DD न्यूज। और उधर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सीमावर्ती गांवों को अब हर तरह से बेहतर कनेक्टिविटी मिल रही है। पैंगयांग त्सो के दक्षिणी किनारे पर स्थित मेराक और खाकटेट गांव में सोमवार को मोबाइल कनेक्टिविटी शुरू कर दी गई। चुशूल के पार्षद ने मेराक में BSNL टावर का उद्घाटन किया। पेश हमारे संवाददाता रमेश चंद्रा की यह खास रिपोर्ट। ये शुक्रिया अदा करने का एक आदर्श उदाहरण है। लद्दाख क्षेत्र में सेना और नागरिकों के सह अस्तित्व का एक लंबा इतिहास रहा है। हाल ही में जब चीन के साथ तनातनी के दौरान सेना को पूर्वी लद्दाख में बहुत समर्थन की जरूरत थी, तो जीरो बॉर्डर के ग्रामीण ही उनके साथ खड़े नजर आए। ग्रामीणों ने सेना की पूरी मदद की। ग्रामीणों ने ऊंचाई वाली सैन्य चौकियों पर खाद्य सामग्री पहुंचाई। हालात सामान्य हुए तो ऑपरेशन सद्भावना के तहत सेना ने ग्रामीणों के दशकों पुराने मोबाइल के सपने को साकार करने के लिए OFC केबल बिछाई। सेना और BSNL ने मिलकर मोबाइल टावर लगाया। इन्हीं की रिक्वेस्ट के ऊपर पे आर्मी ने और BSNL ने मिलके साथ में पूरे गांव का सपोर्ट रहा, काउंसलर साहब का भी सपोर्ट रहा और एक BSNL टावर लगाया गया, जिसमें आर्मी ने सामान लाने में और OFC ले करने में पूरी मदद की, जिसमें सिर्फ आर्मी को मैं नहीं दूंगा क्रेडिट पूरे गांव को, काउंसलर को और इवन स्टेट गवर्नमेंट को भी। BSNL ने आवश्यक उपकरण दिए और चुशूल पार्षद कोनचोक स्टैनजिन ने परियोजना के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली मुहैया कराई। फाइनली मेरठ और खाकटेट गांव अभी तक अनकनेक्टेड विलेज है, तो आज आर्मी के सहयोग से, BSNL के सहयोग से और लोगों के सहयोग से हम सब मिलके आज यहाँ पे मोबाइल टावर का इनॉग्रेशन किया। आज 70 साल के बाद पहली दफा इस गांव में कम्युनिकेशन का फैसिलिटीज आया। LAC पर तनाव घटने और कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने के साथ ही चुशूल और चांगथांग में रुकी हुई विकास से जुड़ी गतिविधियों के जल्द ही जमीन पर उतरने की उम्मीद बंधी है। हमारे यहाँ से निर्वाह चालू हो गया। हम खुशी की बात है ये, क्योंकि हम गाँव की तरफ से या मेरे तरफ से BSNL और काउंसलर 7 को, आर्मी को हम धन्यवाद करता हूँ।
आज से बहुत खुशी है सर। पहले हम बहुत दिक्कत होती थी, हमारे कम्युनिकेशन नहीं होती थी, तो हम स्टूडेंट को दिक्कत होती थी और पेरेंट्स को भी स्टूडेंट अपने बच्चे से बात नहीं होती थी। तो अभी हमारे काउंसलर के तरफ से हमारा निर्वाह आ गया, तो हम बहुत खुश हैं। लद्दाख से रमेश चंद्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो सुदूर और बॉर्डरिंग इलाकों में हर प्रकार की कनेक्टिविटी हो सके, इस पर सरकार का फोकस है। उसी का उदाहरण देती हुई ये रिपोर्ट हमने आपको लद्दाख से दिखाई। अब रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 38 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। यांगून और मांडले समेत अन्य शहरों में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग की। इससे पहले बीते रविवार को सुरक्षा बलों ने 18 प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया था। आसियान के 4 सदस्य देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर ने आंग सान सू की सहित राजनीतिक नेताओं को छोड़ने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में कल के दिन को खूनी दिन करार दिया है। म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र के दूत क्रिस्टीन रिस्टीन वर्गरन ने कहा है कि देश से चौंकाने वाली फुटेज सामने आ रही है। Today it was the bloodiest day since the coup happened on the 1st of February. We had only today, 38 people died. We have now more than over 50 people died since the coup started, and many are wounded. Altogether, we have around 1,200 people are now detained, and many families don't know where their members of the families are detained, if they are healthy or not. So how can we watch this situation longer? म्यांमार के सुरक्षा बलों के हिंसक झड़प के पर अब अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने म्यांमार के अधिकारियों से एसोसिएटेड प्रेस के एक पत्रकार और मीडिया के अन्य 5 सदस्यों को तुरंत रिहा करने के लिए कहा है, जिन्हें हिंसक झड़प के दौरान हिरासत में लिया गया है। सैन्य शासन से इन लोगों पर सार्वजनिक आदेश कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए हिरासत में लिया गया था। We are appalled and revulsed to see the horrific violence perpetrated against the people of Burma for their peaceful calls to restore civilian governance. We call on all countries to speak with one voice to condemn brutal violence by the Burmese military against its own people and to promote accountability for the military's actions that have led to the loss of life of so many people in Burma. संयुक्त राष्ट्र ने 2023 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत के साथ बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, रूस और सेनेगल ने संयुक्त रूप से साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने का प्रस्ताव दिया था। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि भोजन का एक अहम हिस्सा होने के नाते विश्व के लिए बाजरा के पोषण और पारिस्थितिकीय फायदों को बढ़ावा देने के लिए ये एक बड़ा कदम है। उन्होंने बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, रूस और सेनेगल के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को उनके मजबूत समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने सदस्य देशों को इंडियन मिशन द्वारा वितरित बाजरे का आनंद लेने पर अपनी खुशी भी जाहिर की है। इराक में पोप फ्रांसिस के दौरे से कुछ दिन पहले हुए पोप फ्रांसिस ने कहा है कि वे इराक के लोगों को निराश नहीं करेंगे और उनका ये दौरा हमले के बावजूद भी होगा। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि इससे पहले पोप जॉन पॉल को वर्ष 2000 में नहीं जाने दिया गया था, लेकिन लोग दूसरी बार ऐसा नहीं होने देंगे। पोप फ्रांसिस पहले इराक दौरे के लिए कल रवाना होंगे और लोगों से दुआ मांगने की अपील की कि उनका ये दौरा अच्छे से पूरा हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के आइन अल असद एयरबेस पर कल हुए रॉकेट हमले पर कहा है कि हमलावरों की पहचान के बाद ही कार्रवाई का कोई फैसला लिया जाएगा। इराक के अंबर प्रांत में अमेरिकी सेना के नेतृत्व वाले गठबंधन बलों के एक एयरबेस पर कम से कम कल 10 रॉकेट दागे गए। इस हमले में एक ठेकेदार की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई। इस हमले की तत्काल किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है।
अमेरिका में संघीय अधिकारियों ने कैपिटल हिल पर 6 जनवरी को हुए हमले की तरह आज हमला होने की चेतावनी दी है। अधिकारियों को कैपिटल हिल पर एक कथित योजना के तहत एक मिलिशिया समूह द्वारा संभावित साजिश की ओर इशारा करते हुए खुफिया जानकारी मिली है। यह खुफिया जानकारी FBI, होमलैंड सिक्योरिटीज विभाग और US कैपिटल पुलिस विभाग से मिली है। कैपिटल हिल की पुलिस ने बयान में संगठन का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये कहा है कि ये एक पहचाना हुआ मिलिशिया समूह है। इसके बाद कैपिटल हिल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्वीडन के वेटलांडा शहर में एक चाकूबाज ने हमला कर 8 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने इसे संभावित आतंकी हमला बताते हुए संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कहा है कि हमलावर 20 साल के ऊपर का है और उसने तेज हथियार से हमला किया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिका से परमाणु समझौते को बचाने के लिए प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया है, जिसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना के रूप में भी जाना जाता है। रूहानी ने कल कहा कि बातचीत ही इस मसले के लिए काफी नहीं है, इसके लिए अमेरिका की तरफ से कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही रूहानी ने कहा कि ईरान का अपने परमाणु दायित्वों से क्रमिक रूप से पीछे हटना अमेरिका की JCPOA से 2018 वापसी के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की अक्षमता के कारण है, ताकि उनकी परमाणु प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अगर सौदे के अन्य दल अपने उपक्रमों का पालन करते हैं तो ईरान अपने दायित्वों का तुरंत फिर से निभाएगा। इजराइल के तट पर हुए तेल रिसाव के मामले में इजराइल ने इसे ईरान के जहाज से जोड़ा है। पर्यावरण संरक्षण मंत्री गिला गामलिल ने कहा कि ईरान से फारस की खाड़ी और सुएज नहर के रास्ते रवाना हुआ लीबिया का जहाज गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि एमराल्ड नामक कच्चे तेल का जहाज जब पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल के नजदीक से गुजरा तो वहां का पानी प्रदूषित हो गया। पर्यावरण से संबंधित समूह ने इसे एक पारिस्थितिकी आपदा कहा है और तेल रिसाव को पानी से हटाने में सालों का समय लग सकता है। इस मामले पर ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के मुख्य अभियोजक ने फलस्तीनी क्षेत्रों में कथित युद्ध अपराधों की औपचारिक जांच शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून अभियोजक फताह बेनसंडो ने कहा कि जांच जून 2014 से इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी में हुई घटनाओं को देखेगी। इजराइल ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है, जबकि फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इसकी प्रशंसा की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जांच को यहूदी विरोधी बात और पाखंड की ऊंचाई कहा है। उन्होंने न्यायालय पर ईरान, सीरिया और अन्य देशों में हो रहे अपराधों को अनदेखा करने का आरोप लगाया और कहा कि वास्तव में वे युद्ध अपराध कर रहे हैं। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी ने अदालत द्वारा उन्हें दी गई जेल की सजा की निंदा करते हुए इसे गहरा अन्याय करार दिया है। सार्कोजी को भ्रष्टाचार के मामले में जजों को सूचना देने के लिए रिश्वत देने के मामले में 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। 1 मार्च को एक फ्रांसीसी अदालत ने पाया कि सार्कोजी ने साल 2007 के चुनाव प्रचार अभियान के वित्त की जांच के बारे में अंदर की जानकारी के लिए कार्यालय छोड़ने के बाद एक न्यायाधीश को रिश्वत देने की कोशिश की थी। सार्कोजी ने फैसले के खिलाफ दावा किया है कि 7 साल की लंबी जांच में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। कोविड-19 ने पूरी दुनिया पर अपना कहर ढाया हुआ है। अब तक 11,57,31,000 से ज़्यादा लोग इस महामारी के चपेट में दुनिया भर में अब तक आ चुके हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि 9,14,40,000 से ज़्यादा लोग इस खतरनाक महामारी को मात भी दे चुके हैं। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में 25,70,000 से अधिक लोगों की यह महामारी जान ले चुकी है। कोविड-19 संक्रमण से अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है, जहां अब तक 2,94,47,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से 5,31,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के बाद ब्राज़ील में मरने वालों की संख्या 2,59,000 को पार कर गई है।
उधर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ग्रीस ने प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है। इसके लिए देश के और अधिक क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाया गया है। ग्रीस इस महामारी के नए संक्रमण का सामना कर रहा है, जिससे उसकी स्वास्थ्य प्रणाली पर खासा दबाव बढ़ गया है। अर्टिका के क्रेटर एथेंस क्षेत्र में लॉकडाउन को एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। एथेंस में गैर जरूरी दुकानें और स्कूल बंद हैं और अधिकांश श्रमिकों से घर से काम करने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि लगभग 11 मिलियन की आबादी में से 1 मिलियन यूनानियों को अब तक टीका लगाया गया है। देश की इस महामारी के 1,97,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि 6,000 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत भी हुई है। और खबर खेल के मैदान से, भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा और अंतिम मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने अपना पहला विकेट डॉम सिबले के रूप में गंवा दिया। सिबले को 2 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल ने आउट किया। इसके थोड़ी ही देर बाद इंग्लैंड का दूसरा विकेट जैक कॉर्ले के रूप में सामने आया, जिन्हें अक्षर पटेल ने ही आउट किया। इंग्लैंड को तीसरा झटका कप्तान जो रूट के रूप में लगा, जिन्हें मोहम्मद सिराज ने 5 पर आउट कर दिया। तो वहीं जॉनी वेयर स्टोन 28 रन बनाकर सिराज का दूसरा शिकार बने, जबकि बेन स्टोक्स अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हुए। इंग्लैंड की पहली पारी 205 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 4 जबकि अश्विन ने 3 विकेट हासिल किए। इस मैच के लिए दोनों ही टीमों में कुछ बदलाव किए गए। भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह के स्थान पर मोहम्मद सिराज की एंट्री हुई, तो वहीं इंग्लिश टीम में स्टुअर्ट ब्रॉड और जोफ्रा आर्चर की जगह अब डॉम बेस और डैन लॉरेंस को टीम में शामिल किया गया है। और खेल की इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अशोक मारतुलिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अशोक, अगर देखा जाए तो अभी के खेल के लिहाज से कह सकते हैं कि भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा अभी तक का जो सत्र रहा है। अशोक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम कोशिश करेंगे अशोक तक हमारी बात अगर पहुंच सके हम फिर से उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच में कुछ और खेल की खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने अपने एटीपी करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए दूसरी वरीयता प्राप्त चिली के क्रिस्टियन गौरिन को सीधे सेट में हराकर अर्जेंटीना ओपन टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। विश्व रैंकिंग के 150वें स्थान पर काविज नागल ने दूसरे दौर में 6-4, 6-3 से जीत दर्ज की। गौरिन विश्व रैंकिंग में 22वें स्थान पर है। नागल का सामना अब स्पेन के अल्बर्ट रामोस से होगा, जिन्होंने जर्मनी के डोमिनिक कोफेर को 7-5, 6-4 से मात दी। एटीपी टूर लेवल की प्रतियोगिता में नागल पहली बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं। स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। सिंधु ने पहले दौर के मुकाबले में तुर्की की नेस्लिहान येगिट को 21-16, 21-19 से शिकस्त दी है। सिंधु अब दूसरे दौर के मैच में अमेरिका की आइरिस वोंग से मुकाबला करेंगी। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी अपने पहले दौर का मुकाबला जीतने में सफलता हासिल की है। श्रीकांत ने 2018 के विजेता समीर वर्मा को 18-21, 21-18 और 21-11 से शिकस्त दी है। फिनलैंड ने लैपलैंड इलाके में तोरास सिप्पी झील के ऊपर आकाश में नॉर्दर्न लाइट का एक नज़ारा देखने को मिला है। सूर्यास्त के तुरंत बाद आसमान में नॉर्दर्न लाइट की झलक देखने को मिली, जबकि रात 10 बजे के बाद हरे, नीले और लाल की मिश्रण वाली रोशनी काफ़ी देर तक आसमान में दिखाई देती रही। ऑरोरा बोरेलियासिस के नाम से जाने जाने वाली ये रोशनी करीब 1 घंटे तक आसमान में कौतूहल का विषय बनी रही। और जापान में 1 दशक पहले यानी कि 11 मार्च 2011 को आए भूकंप के बाद उठी विनाशकारी सुनामी की लहरों की चपेट में फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी आ गया था। लोग नाभिकीय संयंत्र से होने वाले रेडिएशन के डर से फुकुशिमा को छोड़कर चले गए थे। इसी क्रम में लोग पालतू बिल्लियों को भी छोड़कर वहां से निकल गए थे। इन्हीं पालतू बिल्लियों को देख रेख करने का काम अब कर रहे हैं साकाए कातो। साकाए कातो ऐसे 41 छोड़ी गई बिल्लियों की देखभाल अपने 2 मंजिला मकान में करते हैं। कम संसाधनों के बावजूद भी उनका ये काम वहां के आसपास के लोगों का प्रशंसा का कारण बन रहा है। अक्सर आपने कबाड़ से कई कीमती चीजें निकलने की बात तो सुनी होगी, पर क्या आपने कभी कबाड़ से बनी लाइब्रेरी के बारे में भी सुना है? जी हाँ,
कबाड़ से मिली पुरानी किताबों से बनी इस नई लाइब्रेरी की चमक से खिली जा रही है खिलते भविष्य की एक कहानी। कैसे, देखिए खास रिपोर्ट। आज के डिजिटल युग में जहां लोग पुस्तकों से दूर भागते नजर आते हैं, ऐसे में अहमदाबाद की शाहीन फाउंडेशन द्वारा एक अनोखी लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। कबाड़ में पड़ी पुस्तकें हों या लोगों द्वारा दान की गई पुस्तकें, इन सभी को मिलाकर इस लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है, जहां दूर दूर से बच्चे मुफ्त में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। मेरे यहाँ पे तकरीबन 700 से 800 गरीब बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिसकी कोई चार्ज नहीं है, किसी तरह की फीस के बिना वो पढ़ते हैं। अहमदाबाद के डिफरेंट स्लम एरिया से वो बच्चे आते हैं, इसमें काफ़ी सारे यतीम बच्चे भी शामिल हैं। हमारे देश में पढ़ने की चाहत तो कई बच्चों में है, लेकिन कई बार परिस्थितियां अनुकूल न होने पर मन मुताबिक शिक्षा लोग हासिल नहीं कर पाते। ऐसे में ये लाइब्रेरी आज इन मासूम बच्चों के लिए आशीर्वाद के रूप में साबित हो रही है। लॉ, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सरकारी नौकरियों की पढ़ाई में उपयोगी सभी पुस्तकें आज बच्चों को यहाँ मुफ्त में मिल रही हैं। हमीद मेमन ने पुस्तकों की लाइब्रेरी के साथ साथ यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई है, जहाँ कबाड़ से निकाले गए पुराने कंप्यूटरों को रिपेयर करके इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। बच्चे यहाँ आते हैं और मुफ्त में इंटरनेट, लैपटॉप और कंप्यूटर की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। मास्टर की बुक्स खरीदना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली रहती है। तो शाहीन फाउंडेशन में हमें डिजिटल लाइब्रेरी मिली, जहाँ पर हम लोगों को नेट भी मिल जाता है और हम लोग अपना पूरा सिलेबस है या तो फिर लेक्चर्स है, वो सब कुछ हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये लाइब्रेरी आज इन मासूम आँखों में बड़े ख्वाब दे रही है, तो जीवन के कई अनोखे सबक भी सिखा रही है। कक्षा 8 से लेकर मास्टर्स तक की पढ़ाई, पुलिस ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इत्यादि कई अन्य सुविधाएं भी आज इन गरीब बच्चों को सहूलत से मिल पा रही हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स के क्लास के बुक्स, इंजीनियरिंग के बुक्स, नीट जेईई की तैयारी के लिए बुक्स हैं, उसकी नोट्स हैं, एलएलबी के लिए है, एलएलएम के लिए काफ़ी सारी बुक्स है, यानी लॉ फील्ड के लिए भी है, उसके अलावा एमबीए के लिए है। तो ऐसे सारे डिफरेंट फील्ड के लिए तकरीबन सभी बुक्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा मोटिवेशनल बुक्स पर भी बहुत सारी है, तो ये सारे बुक्स हमारे वहाँ अवेलेबल है। उसके अलावा जूने कंप्यूटर से हमने एक डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई है और स्मार्ट बोर्ड भी है, जिसके जरिए भी हमारे यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं बच्चे। पुस्तकें हमारी वो दोस्त होती हैं जो जीवन भर बड़ी ही सच्चाई से हमारा साथ देती हैं, और जब जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति में यही पुस्तकें हमारी साथी बनती हैं, तो मंजिल और सफर दोनों ही सुहाने और मजेदार बन जाते हैं। गुजरात से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एक बार फिर से खेल के मैदान की ओर रुख करते, भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज का चौथा और अंतिम मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 18 रन बना लिए। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने अपना पहला विकेट डॉम स्लेव के रूप में गंवा दिया। सिवले को 2 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल ने आउट किया। इसके थोड़ी ही देर बाद इंग्लैंड का दूसरा विकेट जैक क्रॉले के रूप में सामने आया, जिन्हें अक्षर पटेल ने ही आउट किया। इंग्लैंड को तीसरा झटका कप्तान जो रूट के रूप में लगा, जिन्हें मोहम्मद सिराज ने 5 रन पर आउट किया। तो वहीं जॉनी बेयरस्टो 28 रन बनाकर सिराज का दूसरा शिकार बने, जबकि वेन स्टोक्स अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हुए। इंग्लैंड की पहली पारी 205 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 4 जबकि अश्विन ने 3 विकेट हासिल किए हैं। इस मैच के लिए दोनों ही टीमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह के स्थान पर मोहम्मद सिराज की एंट्री हुई है, तो वहीं इंग्लिश टीम में स्टुअर्ट ब्रॉड और जोफ्रा आर्चर की जगह अब डॉम बेस और डैन लॉरेंस को टीम में शामिल किया गया है। और हमारे सहयोगी अशोक मारतोलिया इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं। अशोक, अगर देखा जाए तो पहला जो अभी तक का सत्र रहा, अगर भारतीय लिहाज से देखा जाए तो गेंदबाजों के नाम रहा। बिल्कुल आरेंद्र, भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जिस तरह से पिच का बिहेव है, जिस तरह का पिच व्यवहार कर रही है, 205 रन इंग्लैंड ने बनाए हैं पहली पारी में, और भारत को अगर ये मैच ड्रॉ करना है या जीतना है
तो फिर 250 से 300 के बीच में भारत को स्कोर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये भारतीय गेंद जिस तरह का पिच है तो भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक तरह का चुनौती है, क्योंकि जैसे जैसे आर्यन पिच गेम आगे बढ़ता जाएगा, पिच में वेयर एंड टियर होगा और पिच खराब होते जाएगा, ऐसे में बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी करना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शाम का सेशन है, 4 या 5 ओवर अभी करीब बचे हुए हैं, तो ऐसे में भारत को अभी विकेट नहीं गंवाना है और कोशिश करनी चाहिए कि विकेट बनाए रखें और कल जब पहले सेशन का खेल शुरू हो तो वहाँ पर तेजी से रन आगे बनाएं। तो क्योंकि भारत को ये मैच ड्रॉ करना या जीतना बहुत ही ज़रूरी है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिहाज से। जी अशोक, अगर पिच का आपने जिक्र किया, क्योंकि हमने देखा पिछले मैच में पिच को लेकर बहुत सी बातें हुई थी और पूरा मैच 2 दिन में खत्म हो गया था, ऐसे में अभी इस समय पिच का वर्ताव कैसा है और इसको लेकर जो एक्सपर्ट्स हैं वो फिलहाल क्या कमेंट कर रहे हैं? देखिए आर्यन, पिच में मुझे लगता है जिस तरह से आज इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की है तो थोड़ा बहुत सुधार यहाँ पर पिच में देखने को मिला है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो पिच है वो जो स्पिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी मददगार है। तो ऐसे में आर्यन, जैसे ये गेम आगे बढ़ेगा, स्पिनर्स को और मदद मिलेगी, वहाँ पर तो बल्लेबाजी करना कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए इंग्लैंड ने पहले जब टॉस जीता तो उनने बल्लेबाजी का फैसला किया। उनको पता था कि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा पिच खराब होती जाएगी, ऐसे में बल्लेबाजी करना मुश्किल होगा। तो भारत के लिए भी चुनौती है। देखने वाली बात होगी कि कल सुबह का जो पहला सेशन है वो किस तरह से रहता है। अगर पहला सेशन भारत के नाम रहा तो यहाँ पर काफ़ी कुछ पक्ष भारत के में आएगा इस। लेकिन अशोक, शून्य पर शुभमन गिल का चला जाना ये थोड़ा सा चिंता का विषय है भारत के लिए? बिल्कुल आर्यन, चिंता का विषय है। देखिए, शुभमन गिल से बहुत उम्मीद थी, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की थी बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि शुभमन गिल लगातार फेल होते जा रहे हैं। डे 1 से पहला टेस्ट मैच जब उन्होंने खेला था तो तब से वो अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर शुभमन गिल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो KL राहुल एक ऑप्शन था, लेकिन अंतिम टेस्ट मैच है आज तो कुछ कह नहीं सकते। ऐसे में अगला जो T20 सीरीज आएगा या बाकी जो सीरीज है इसके बाद, उसमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से टीम में बदलाव होता है और आगे की रणनीति तैयार की जाती है। जी, और चेतेश्वर और अश्विन के लिहाज से अगर बात की जाए तो उनके लिहाज से एक फेवरेबल कंडीशंस आज देखने को मिली हैं। देखिए आर्यन, चेतेश्वर और आर अश्विन ने हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन किया है टेस्ट मैचेस में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे इंडिया में हो, हमेशा इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। खासकर चेतेश्वर पुजारा का बहुत ही अंडररेटेड बैट्समैन है, काफ़ी उतने हाई प्रोफाइल बैट्समैन नहीं है, लेकिन उनका जो योगदान है टेस्ट मैचेस में बहुत ही ज़बरदस्त है। और ऐसा ही आर अश्विन का भी है। आर अश्विन को लोग उतना अंडर रेटेड काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम आर अश्विन की बात करें तो वो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। वनडे में हो चाहे T20 में हो, और डोमेस्टिक में उनका बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आ रही है बल्लेबाजी में। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि दोनों जो ये खिलाड़ी हैं किस तरह का आगे भारत को स्कोर पहुँचाने में मदद करते हैं, आगे इस मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल। और अशोक, एक महत्वपूर्ण बदलाव ये भी देखने को मिला कि जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज को टीम में जगह मिली और उन्होंने भी उस जो उनकी जो एंट्री थी उसको कहीं ना कहीं सही साबित करते हुए कुछ प्रदर्शन करके दिखाया। उनकी मौजूदगी टीम के लिए कितना एक भरोसा पैदा करती है? देखिए आर्यन, मोहम्मद सिराज वो बहुत कम लोग जानते हैं। जिस तरह से उनकी टीम में एंट्री हुई है, उससे पहले वो नेट प्रैक्टिस किया करते थे। नेट में जो बल्लेबाज है उनको गेंदबाजी किया करते थे। उसके बाद उनकी सीधे टेस्ट टीम में एंट्री हुई, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी इंजर्ड हो गए थे वहाँ पर। तो उन्होंने हमेशा ही प्रूव किया अपने आप को, जब जब मौका दिया गया। आज भी हम देख रहे हैं कि इस टेस्ट मैचेस में मोटेरा में जो खेला जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये स्पिनर्स के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन है यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज को आउट किया, जो रूट को आउट किया, वो सबसे अहम खिलाड़ी थे। तो यहाँ पर मोहम्मद सिराज बहुत ही ज़बरदस्त प्रभावशाली गेंदबाज, एक खोज कह सकते हैं भारतीय टीम की। और यहाँ पर उन्होंने अपना जो प्रदर्शन है, उनके प्रदर्शन में लगातार निखार आते जा रहा है। और एक जेन्युइन फास्ट बॉलर जिसकी शायद भारतीय टीम को बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है इस वक्त, वो एक भारत को मिला हुआ है मोहम्मद सिराज के रूप में। जी अशोक, एक चीज़ ये जिसका जिक्र आपने भी किया था कि इस मैच को या तो जीतना या कम से कम ड्रॉ करना भारत के लिहाज से बेहद ज़रूरी, क्योंकि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी उसमें भारत की एक मौजूदगी हो जाएगी। थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए आर्यन, हम ये जानते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। तो अब बाकी जो जिस तरह से भारत ने ये सीरीज जीत ली एक तरह से, तो यहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मुकाबला होना है कि कौन फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा। तो भारत को ऐसे में 2-1 की सीरीज़ भारत को जीतना ज़रूरी है। अगर ये टेस्ट मैच भारत हार जाती है, चौथा टेस्ट मैच, तो भारत के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है फाइनल खेलेगी। तो यहाँ पर इस टेस्ट मैच को कम से कम ड्रॉ करना है। जीतना तो है ही, अगर जीत नहीं पाते तो इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करना है, तभी जाके भारत
जो न्यूजीलैंड के साथ है वो फाइनल मुकाबला टेस्ट चैंपियनशिप का खेल पाएगी लॉर्ड्स में। जी शुक्रिया अशोक इस खबर पर विस्तार से बातचीत और अपनी बात हमारे सामने रखने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Central Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now.